बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये चैप्टर 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 रहने वाला है। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। कोशिका चक्कर मतलब सेल साइकिल की प्रावस्थाओं का सही क्रम क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा के अंदर। तो इसका सही क्रम रहने वाला है, देखो, जीवन ग्रोथ फेस्ट होती है, उसके बाद में एस फेज आती है, फिर G2 आती है, फिर एम आती है। तो कोशिका चक्कर में सबसे पहले जीवन, फिर एस, फिर G2 और अंत में एम फेज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्कर की किस प्रावस्था में डीएनए की प्रतिकृति होती है, आपको बताना है। तो कौन सी में होती है बताइए। तो आप ध्यान रखें, एक तो स्टोन प्रोटीन और एक डीएनए, इन दोनों का किस में होता है, एस प्रावस्था में होता है। एस प्रावस्था के दौरान डीएनए का संश्लेषण और प्रतिकृति होती है, जिससे डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की एक द्विगुणित कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। G2 प्रावस्था में इस कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे। तो G2 प्रावस्था में कितने होंगे, ध्यान दें, द्विगुणित कोशिका है, जब विभाजन करती है तो द्विगुणित कोशिकाओं में 46 ही रहेंगे, ठीक है ना। तो एस प्रावस्था में डीएनए की मात्रा दोगुनी होती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या समान ही रहती है। ध्यान रखें, डीएनए की मात्रा बढ़ेगी, गुणसूत्रों की नहीं। कोशिका चक्र की G0 प्रावस्था शांत अवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है भाई। कोशिकाएं उपापचय रूप से सक्रिय होती हैं लेकिन विभाजित नहीं होती हैं। G0 प्रावस्था में कोशिकाएं सक्रिय रहती हैं और आवश्यकता पड़ने पर ही विभाजित होती हैं। कोशिका चक्र की कुल अवधि का लगभग 95% से अधिक समय किस प्रावस्था में व्यतीत होता है। तो किस में होता है, तो ये इंटरफेज में होता है भाई। अंतरावस्था जीवन G2 कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था है, जिसमें कोशिका विभाजन की तैयारी करती है। समसूत्री विभाजन जिसको माइटोसिस कहते हैं, कि किस अवस्था में गुणसूत्रों का संघनन प्रारंभ होता है। तो संघनन प्रारंभ कब होता है, किसमें होता है, तो पूर्व अवस्था के अंदर, जिसको प्रोफेज बोलते हैं। पूर्वावस्था समसूत्री विभाजन की पहली अवस्था, जहां क्रोमेटिन पदार्थ संघनित होकर के गुणसूत्र बनाने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की आकार की मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी प्रावस्था कौन सी है। तो कौन सी है भाई, तो ये है मेटाफेज। इस अवस्था में गुणसूत्र सबसे अधिक मोटे और स्पष्ट होते हैं तथा कोशिका के मध्य में व्यवस्थित होते हैं, जिससे उनका अध्ययन आसान होता है। अगला क्वेश्चन है, तर्कु तंतु जिसको स्पाइंडल फाइबर्स बोलते हैं, गुणसूत्रों के किस भाग से जुड़ते हैं। तो किस भाग से जुड़ते हैं भाई, तो काइनेटोकोर आ जाएगा इसके अंदर। गुणसूत्र बिंदु जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं, की सतह पर पाई जाने वाली बिंब आकार की संरचनाओं को काइनेटोकोर कहते हैं, जिनसे तर्कु तंतु जुड़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुणसूत्र बिंदु जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं का विखंडन अर्ध गुणसूत्रों क्रोमेटिड्स का अलग होना किस अवस्था की विशेषता है। तो किसकी है, ये एनाफेज की है, जिसको पश्चावस्था बोलते हैं। पश्चावस्था में गुणसूत्र बिंदु टूटता है और संतति अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। देखा होगा आपने सेल के अंदर मध्यावस्था से V और L शेप के आपको गुणसूत्र नजर आते हैं, ध्रुवों की साइड में जाने लग जाते हैं। किस अवस्था को प्रोफेज जिसको पूर्वावस्था कहते हैं के विपरीत माना जाता है, जिसमें केंद्रक आवरण और गोल्जिकाएं फिर से बन जाते हैं। तो देखा होगा आपने, एनाफेज के बाद में कौन सी आती है, टेलोफेज आती है। टेलोफेज के अंदर दोबारा से देखो कोशिका बन जाती है, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तो यह आ जाएगी। अंत्यावस्था में गुणसूत्र एस संघनित हो जाते हैं और असंघनित हो जाते हैं, और केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और आदि वापस बन जाते हैं, जो पूर्व अवस्था का क्या होता है, उल्टा होता है। पूर्व अवस्था में क्या होता है, ये अवस्थाएं टूटती हैं और इसमें बढ़ती हैं।
नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस किस विधि द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब रहेगा कोशिका पट्टिका विधि। पादप कोशिका एक कठोर भित्ति से घिरी होती है, इसलिए उनमें मध्य से बाहर की ओर कोशिका पट्टिका बनकर के विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस न हो तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट दमदार क्वेश्चन। तो बहुकेंद्र की अवस्था होगी। साइटोकाइनेसिस न होने पर एक ही कोशिका में कई केंद्रक जमा हो जाते हैं, जिसे बहुकेंद्र की अवस्था कहते हैं, जैसे नारियल का तरल भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु में समसूत्री विभाजन का मुख्य महत्व क्या है? तो क्या है मुख्य महत्व? वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत करना। समसूत्री विभाजन से समान संतति कोशिकाएं बनती हैं, जो शरीर की वृद्धि, विकास और पुरानी कोशिकाओं को बदलने में मदद करती हैं। अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है, ये आपको बताना है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो ये पाया जाता है आपका जनन कोशिकाओं के अंदर। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जिससे अगुणित युग्मक शुक्राणु अंडाणु बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी जटिल प्रावस्था कौन सी है, आपको बताना है। तो जटिल प्रावस्था कौन सी हो जाएगी? इसमें आ जाएगी प्रोफेज फर्स्ट। क्यों? क्योंकि इसमें 5 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। आपने लेजा पैक डिस्पोजल 2 एक ट्रिक पढ़ी होगी, मैंने बताई थी क्लास में। तो लेजा, ले का मतलब होता है लेप्टोटिन, जा का मतलब जाइगोटिन, पैक का मतलब पैक्टाइन, पैक डिस्पोजल का डिप्लोटिन, और 2 का मतलब डाइकाइनेसिस। तो ये उपप्रावस्थाएं आपको याद रखनी, इनका क्रम भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहता है। समजात गुणसूत्रों होमोलोगस क्रोमोसोम्स का आपस में जोड़ा बनाना मतलब सेरेप्सिस किस अवस्था में होता है? किस में होता है ये बताओ? तो जाइगोटिन में होता है। जाइगोटिन अवस्था में समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं। सिनेप्सिस और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। जीन विन में क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में होता है? तो पैक्टाइन अवस्था के अंदर होता है। पैक्टिन अवस्था में समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन विन में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया एक एंजाइम द्वारा नियंत्रित होती है, उस एंजाइम का क्या नाम है? उस एंजाइम का क्या नाम है भाई, बताओ क्या है? तो रिकॉम्बिनेज। जीन विन में एक एंजाइम मध्यस्थ प्रक्रिया है, इसमें शामिल एंजाइम को रिकॉम्बिनेज कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये प्रक्रिया एक एंजाइम द्वारा नियंत्रित होती है, जिसका नाम क्या है? रिकॉम्बिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइजमेटा जो एक्स आकार की संरचना होती है, सबसे स्पष्ट रूप से किस अवस्था में दिखाई देती है? तो सही जवाब हो जाएगा डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स घुलने लगता है और गुणसूत्र केवल विनिमय वाले स्थान पर जुड़े रहते हैं, जिसे काइजमेटा कहते हैं एक्स आकार के अंदर। काइजमेटा का उपांती भवन किस अवस्था की विशेषता है? तो सही जवाब रहेगा डाइकाइनेसिस। यह प्रोफेज फर्स्ट की अंतिम अवस्था है, जहां काइजमेटा गुणसूत्रों के सिरों की ओर खिसक जाते हैं। उपांती भवन को केंद्रिका इसमें लुप्त हो जाती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में समजात गुणसूत्र अलग होते हैं, लेकिन संतति अर्ध गुणसूत्र अपने गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं? तो इसका सही जवाब रहेगा पश्चावस्था फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में समजात गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं, लेकिन गुणसूत्र बिंदु नहीं टूटता है, इसलिए क्रोमेटिड जुड़े रहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड के बीच की संक्षिप्त अवस्था को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है?
इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। टेलोफेज फर्स्ट और प्रोफेज सेकंड के बीच के समय को इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इसमें डीएनए की प्रतिकृति नहीं होती है। नेक्स्ट है गुणसूत्र बिंदु, जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं, का विखंडन अर्धसूत्री विभाजन में कब होता है? तो कब होता है? तो पश्चावस्था सेकंड के अंदर होता है। एनाफेज सेकंड समसूत्री एनाफेज के समान होती है, जहां गुणसूत्र बिंदु टूटता है और अर्ध गुणसूत्र अलग होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होने पर अंततः कितनी कोशिकाएं बनती हैं? कितनी कोशिकाएं बनती हैं? तो 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। एक द्विगुणित मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड के बाद 4 अगुणित संतति कोशिकाएं बनती हैं। जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के दौरान तारक रश्मियों का निर्माण कौन करता है? तो कौन करता है? तो तारकाय करता है, जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं। जंतु कोशिकाओं में तारकाय विपरीत ध्रुवों पर जाकर तारक रश्मियां बनाते हैं, जो तर्कु, जिसको स्पाइंडल बोलते हैं, का हिस्सा है। पादपों में ये नहीं होते भाई। क्या होगा यदि कोशिका चक्कर में अस्परावस्था न हो? तो क्या होगा बताओ? तो डीएनए की मात्रा दोगुनी नहीं होगी और कोशिका विभाजन रुक जाएगा। अस्परावस्था डीएनए प्रतिकृति के लिए है। यदि यह नहीं होगी तो संतति कोशिकाओं को बांटने के लिए पर्याप्त डीएनए नहीं होगा। कुछ कशेरुकी जीवों जैसे स्तनधारियों के अंडकों oocytes में प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी अवस्था महीनों या वर्षों तक रुकी रह सकती है? इसका सही जवाब रहेगा डिप्लोटिंग। इसमें ऐसा हो सकता है। मादाओं मतलब महिलाओं में अंड जनन के दौरान भ्रूणीय अवस्था में ही oocytes डिप्लोटिन अवस्था में रुक जाते हैं और यौवन प्यूबर्टी के बाद फिर से सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्याज की जड़ की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो समसूत्री विभाजन के एनाफेज में प्रत्येक ध्रुव की ओर कितने गुणसूत्र गति करेंगे? तो सही जवाब रहेगा 16 ही करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, समसूत्री विभाजन। यहाँ पर देखो, यदि एक प्याज की जड़ की कोशिका गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 16 है। तो समसूत्री विभाजन के एनाफेज प्रत्येक ध्रुव है। तो देखो समसूत्री में क्या होगा, बराबर संख्या होगी इनकी, तो 16-16 ध्रुवों की साइड में चले जाएंगे। तो समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान ही रहती है। प्रत्येक ध्रुव पर 16 गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र के रूप में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक विविधता जो विकास के लिए आवश्यक है मुख्यतः है किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? तो सही जवाब रहेगा जीन विनिमय, जिसको अर्धसूत्री विभाजन के दौरान हम देखते हैं। जीन विनिमय के कारण माता पिता के जीनों का नया संयोजन बनता है, जिससे संतानों में विविधता आती है। तो मम्मी पापा के गुण है वो मिक्स हो जाते हैं, देखा होगा आपने। नेक्स्ट, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण और विघटन क्रमशः किन अवस्थाओं में होता है? तो किन में होता है? तो जाइगोटिन और विघटन क्या है? निर्माण जाइगोटिन में होता है और विघटन किस में होता है? डिप्लोटिन के अंदर होता है। जाइगोटिन में समजात गुणसूत्रों को जोड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स बनता है और डिप्लोटिन में यह है गुलना मतलब विघटन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्कुतंतु स्पाइंडल फाइबर्स मुख्य रूप से किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो किसके बने होते हैं? तो सही जवाब है ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तर्कुतंतु सूक्ष्म नलिकाओं माइक्रोट्यूबुल्स से बने होते हैं, जो मुख्य रूप से ट्यूबुलिन प्रोटीन से निर्मित होती है। अर्धसूत्री विभाजन में युगली बाइवेलेंट में कितने क्रोमेटिड्स होते हैं? कितने होते हैं? तो इसमें 4 होते हैं भाई। युगली बाइवेलेंट 2 समजात गुणसूत्रों का जोड़ा है, चूंकि प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होते हैं। कुल 4 क्रोमेटिड मतलब चतुष्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ये है इक्वेशनल डिवीजन मतलब समीकरण विभाजन, इसको अपन कहते हैं। समसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, इसलिए इसे समीकरण विभाजन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया में किस प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है?
तो आप बताइए किस प्रकार का पाया जाता है? असूत्री होता है। क्यों? इनमें सूत्र नहीं बनते भाई, ठीक है। जीवाणु में सीधे असूत्री विभाजन मतलब द्विखंडन होता है, जिसमें बिना तर्कु तंतु बने कोशिका दो भागों में बट जाती है। कोशिका चक्र में जीवन और जीटू प्रावस्थाओं का जी क्या दर्शाता है? इस जी का मतलब क्या है? जी का मतलब होता है ग्रोथ या गैप। जी का अर्थ है गैप, अंतराल, और इन्हीं अवस्थाओं में कोशिका की सर्वाधिक वृद्धि ग्रोथ भी होती हुई। पादप कोशिका विभाजन के दौरान फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण किससे होता है? ये आपको बताना है। किससे होता है? तो गोल्जिकाए और अंतःपर्दयी जालिका की पुट्टिकाओं से होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका पुट्टिका के निर्माण के लिए गोल्जिकाए और ईआर से पुट्टिकाएं मध्य में जमा होकर के फ्रेगमोप्लास्ट बनाती हैं। मानव में अर्धसूत्री विभाजन किस प्रक्रिया के दौरान देखा जाता है? तो बताइए। तो ये देखा जाता है शुक्राणु जनन और अंड जनन के दौरान। अर्धसूत्री विभाजन केवल युग्मकों मतलब शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण के समय होता है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान डीएनए का प्रतिकृतिकरण रेप्लिकेशन कितनी बार होता है? ये आपको बताना है। तो केवल एक बार होता है। डीएनए की प्रतिकृति केवल मियोसिस से पहले एस प्रावस्था में एक बार होती है, लेकिन कोशिकाओं में 2 बार विभाजित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य, जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं, किस दिशा में आगे बढ़ता है? कोशिश कीजिए आंसर देने की। तो ये बाहर से अंदर की ओर बढ़ता है। जंतु कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली में बाहर परिधि से केंद्र की ओर एक खांच बनती है, जो गहरी होकर के कोशिका को 2 भागों में बांट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोशिका की जीवन प्रावस्था में डीएनए की मात्रा 2 गुना है, तो G2 प्रावस्था में डीएनए की मात्रा कितनी होगी? बताइए। तो ये 4 गुना हो जाएगी। एस प्रावस्था के बाद G2 में डीएनए की मात्रा दुगुनी होकर के 2C से लेकर से क्या हो जाएगी? 4C हो जाएगी। कैरियोकाइनेसिस का शाब्दिक अर्थ क्या है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक का विभाजन। कैरियोन का अर्थ है केंद्रक, और इसलिए कैरियोकाइनेसिस का अर्थ है केंद्रक का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में क्रोमोसोम गुणसूत्र VJLI आकार के दिखाई देते हैं? तो किस में दिखाई देते हैं? तो एनाफेज के अंदर दिखाई देते हैं। ये पश्चावस्था जिसको अपन बोलते हैं। एनाफेज में गुणसूत्र बिंदु के ध्रुवों की ओर खिसकने से गुणसूत्र मुड़ जाते हैं और VJL और L आकार का VJL या I आकार के आपको दिखाई देते हैं। समजात गुणसूत्रों के बारे में क्या सत्य है, या आप बताएंगे क्या सत्य है? तो उनमें जीवों की व्यवस्था और आकार समान होता है, जिनमें से एक पैतृक और एक मात्रक होता है। भाई द्विगुणित जीव में प्रत्येक गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है, एक पिता से और एक माता से, जो आकार और जीन अनुक्रम में समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीव में कैंसर का मुख्य कारण कोशिका चक्र के संदर्भ में क्या है? तो इसका क्या जवाब रहेगा? तो कोशिका चक्र पर नियंत्रण का खो जाना, अनियंत्रित विभाजन। कैंसर तब होता है जब कोशिकाएं कोशिका चक्र के नियामक रेगुलेटरी संकेतों को नहीं मानती और अनियंत्रित रूप से विभाजित होकर के ट्यूमर बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले रासायनिक पदार्थ का एक पादप उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है वो? साइटोकाइनिन। क्या जाएगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक प्रमुख पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को तेजी से प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, मेटाफेज पट्टिका पर गुणसूत्रों को कौन सी संरचनाएं बांधे रखती हैं? तो कौन सी रखती हैं? वो तर्कुतंतु, स्पाइंडल फाइबर्स। विपरीत ध्रुवों से आने वाले तर्कुतंतु काइनेटोफोर से जुड़कर के गुणसूत्रों को मध्य रेखा पर संतुलित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी जीव जैसे ड्रोसोफिला की द्विगुणित संख्या 2 = 8, तो मियोसिस सेकंड के अंत में बनने वाले प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? तो कितने होंगे? तो ये 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। मियोसिस फर्स्ट के बाद ही गुणसूत्र
आधे मतलब n इक्वल क्या हो जाएगा, 4 हो जाते हैं, और मियोसिस सेकंड एक समकारी विभाजन है, इसलिए अंत में 4 गुणसूत्र ही रहते हैं। देखो यहाँ पे 2n कोशिका में कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो विभाजन होगा फर्स्ट तो 4 इधर 4 इधर, सेकंड होगा तो 4 ही बने रहेंगे भाई सेकंड मियोसिस के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र बिंदु, सेंट्रोमियर के अलावा गुणसूत्र की भुजाओं पर जीन विनिमय के कारण बनने वाले जुड़ाव बिंदु क्या कहलाते हैं, बताइए। तो ये कहलाएंगे काइजमेटा। जीन विनिमय के बाद समजात गुणसूत्र इन्हीं अक्ष आकार के काइजमेटा बिंदुओं पर जुड़े हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका चक्र की घटनाओं को कौन नियंत्रित करता है, कौन करेगा, तो ये करेगा आनुवंशिक नियंत्रण और साइक्लिन। कोशिका चक्र आनुवंशिक रूप से नियंत्रित होता है, जिसमें साइक्लिन और CDKS साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज नामक प्रोटीन प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास में मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया था। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, विभाजन के दौरान गुणसूत्रों को ध्रुवों तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा मुख्य रूप से किस कोशिकांग द्वारा प्रदान की जाती है। तो ऊर्जा का नाम जहां पर भी आ जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया, भाई साहब को आप याद कर लेना। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है जो तर्कु तंतुओं के संकुचन और गुणसूत्रों की गति के लिए ATP ऊर्जा प्रदान करता है। इसके साथ में चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।